हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। गैंग्स ऑफ टॉपर वेलकम यू अगेन। ये आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है ज्योग्राफी का। तो चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना होगा कि चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जीव जंतु। हमको पढ़ना है जंगल के बारे में और वहाँ के जो भी लोग रहते हैं, वहाँ पे जो भी जानवर रहते हैं, मतलब स्पीसीज रहते हैं, वाइल्ड लाइफ, जीव एंड जंतु। तो कैसे हमारे लिए रिसोर्स है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़े थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सेकेंड चैप्टर क्या है हमारा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगला चैप्टर क्या होगा, वाटर रिसोर्सेज। तो जो भी है ना वो कैसे रिसोर्स है वही पढ़ना है। होप सो आपको हम ये चीज़ क्लियर होगा कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स क्या होता है कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड्स एंड फुलफिल आवर नीड्स। जो भी हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं को पूरा करता है उसको बोलते हैं रिसोर्स। एग्जाम्पल पे वाटर, एयर, सनलाइट और आपको फॉरेस्ट। तो वही है फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। तो इसमें पढ़ना हमको क्या क्या है, कंटेंट जो है हमारा चैप्टर का, फ्लोरा एंड फोना है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज है, वैनिशिंग फॉरेस्ट है मतलब कैसे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। वैनिशिंग मतलब होता है गायब होना, कैसे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। अगला क्या, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ह्यूमन बींग क्या इम्पैक्ट डाल रहा है फॉरेस्ट पे, दोनों चीज़। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, किस किस कारण से डिप्लीशन हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है या उसका क्वालिटी खराब हो रहा है, फॉरेस्ट का खात्मा हो रहा है, उसको बोल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरह हम लोग फॉरेस्ट को बचाएंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे। और लास्ट में हमारा कंक्लूजन चैप्टर का क्या हुआ। सबसे पहले स्टार्ट होता है चैप्टर एज अ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, ये वर्ड जो बना हुआ है बायो प्लस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स मतलब बहुत सारा यहाँ पे कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, एक्टिविटी होता है। तो ये क्या, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा। और बायो मतलब हो गया बायोलॉजिकल, मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे जब वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। लेकिन ह्यूमन को छोड़ के, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ऐसा जगह कि डिफरेंट, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी क्या लिखता है कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारा डिफरेंट स्पीसीज है प्लांट्स एंड एनिमल का, टुगेदर रहते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बींग। लेकिन वहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं रहते, वहाँ पे कौन नहीं रहता है, ह्यूमन बींग को छोड़ के, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। चलिए अब ये जो बोल रहा है ना एनिमल एंड प्लांट, इसी में कॉन्सेप्ट है फ्लोरा एंड फोना। तो जो एनिमल है उसको बोलते हैं फोना और जो फ्लावर है उसको बोलते हैं फ्लोरा। मतलब फ्लावर मतलब जो फॉरेस्ट एरिया में, तो देखिए फ्लावर का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का मतलब क्या हो गया फ्लावर, और फोना मतलब एनिमल्स। तो वही बता रहा है कि अब जब बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स एंड एनिमल है तो उसी को बोलेंगे फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, इंडिया के पास ना मतलब ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है। मतलब इंडिया के पास ना बहुत सारा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड, तो इंडिया क्या है ना रिच वैरायटी, इंडिया के पास बहुत रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है, मतलब प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि इंडिया के पास जो क्लाइमेट है ना, इंडिया का जो स्पीसीज, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है। मतलब यहाँ पे हर टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। स्पेशली आपको रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, ऑटमन सीजन है। तो वेराइटीज ऑफ क्लाइमेट है, मतलब बहुत सारा क्लाइमेटिकल वेरिएशन होता है और बहुत सारा कंडीशन, इसके चलते ना यहाँ पे बहुत सारा स्पीसीज पाया जाता है यहाँ पे, प्लांट और एनिमल, उसी को बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब फ्लावर और फोना मतलब एनिमल्स। इंडिया है द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली इंडिया के पास बहुत सारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा स्पीसीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, मतलब इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है जो बताया थोड़ी देर पहले आपको हम। लेकिन एक इंटरनेशनल एक है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN जो बोलते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट से समझ रहे होंगे। IUCN के हिसाब से हमको ये बांटा गया है कि कौन कौन सा स्पीसीज कौन कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको बोलते हैं, ये IUCN ने बांटा है कि कौन कौन सा नेचुरल स्पीसीज कौन कौन से कैटेगरी में रहेगा। तो देखिए फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जंगल का मतलब क्या होता है कि जंगल एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा अपने आप बड़ा होता है, ग्रो होता है, लेकिन विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, मतलब बिना ह्यूमन इंटरफेयर के, वहाँ पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या है कि क्लस्टर ऑफ ट्री, मतलब एक साथ बहुत सारा पेड़ पौधा बड़ा होगा, मतलब वही बोला है कि क्लस्टर ऑफ ट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री, उसका स्पीसीज अपने आप बड़ा होता है, ग्रोन
विदाउट ह्यूमन इंटरफेस मतलब बिना ह्यूमन इंटरफेस के, मतलब बिना ह्यूमन के इंटरफेयर का। क्लस्टर ऑफ ट्री, लार्ज नंबर ऑफ ट्री, मतलब अपने आप बड़ा होता है, ग्रो होता है विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब ह्यूमन का इंटरफेयर वहाँ पे नहीं होता है। फॉरेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑब्वियस है ना, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के चलते ही हमारा लाइफ आज एग्जिस्ट करता है। क्योंकि फॉरेस्ट हमको क्या नहीं देता है, फॉरेस्ट हमको बहुत कुछ मिलता है। तो वही बताया रहा है कि फॉरेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, इन्वायरमेंट को सेव करने में, मतलब इन्वायरमेंट को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, अर्थ को बैलेंस बनाने में, मतलब ये ना इन्वायरमेंटल को इकोलॉजिकल को बैलेंस करता है। तो फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में रोल है। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं, मतलब ये क्या है, खाना बनाता है, मतलब एज अ प्राइमरी एज अ एक्ट करता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि 16% फॉरेस्ट ना रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। ये आगे उसका सब टाइप है, हम लोग पढ़ेंगे। और एमपी के पास, मतलब मध्य प्रदेश के पास सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है। और ऐसे भी पहले चैप्टर में आपको हम बताए थे, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए किसी कंट्री के पास, एक स्टैंडर्ड नॉर्म से, एक फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत में, और फॉरेस्ट पॉलिसी के रूल्स के हिसाब से। लेकिन इंडिया के पास मात्र 23 पॉइंट समथिंग है या 22 पॉइंट समथिंग है। तो वही है कि इंडिया अभी इसमें पीछे है। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग फॉरेस्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह लैंड से हर लोग ना जुड़ा हुआ, उस तरह फॉरेस्ट से हर लोग जुड़े हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? फॉरेस्ट हमको क्या नहीं देता, फॉरेस्ट हमको वुड देता है, फॉरेस्ट हमको फ्रूट देता है, फॉरेस्ट हमको शेल्टर देता है, खासकर उस एनिमल को, हैबिटेट को जो वहाँ पे रहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ हमको फॉरेस्ट ऑक्सीजन देता है, नहीं तो हम लोग का लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट हमको क्या देता है, गम देता है, रबड़ देता है, रेसिन्स देता है। फॉरेस्ट से बहुत कुछ बनता है, लकड़ी का घर, मतलब लकड़ी का वुड का विंडोज बनता है, खिड़की, मतलब बहुत सारा चीज़ बनता है लकड़ी से, बहुत सारा फर्नीचर्स बनता है। तो बहुत सारा उसका लीव्स यूज होता है, बाग्स यूज होता है, ऑक्सीजन, मतलब फ्रूट्स के लिए, फॉडर के लिए, गाय का चारा के लिए, गाय भैंस बकरी के लिए जो बनता है उसका चारा बनता है, फॉडर। तो वो सब चीज़ कहाँ से, फॉरेस्ट से मिल रहा है। इसीलिए बोलते हैं फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर हर लोग डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये कुछ डाटा है जो बता रहा है कि फॉरेस्ट हमारे कंट्री में 6,37,293 किलोमीटर है, इतना हमारा स्क्वायर किलोमीटर में हमारा फॉरेस्ट एरिया फैला हुआ है। उस फॉरेस्ट एरिया में सब कुछ है, मतलब जो 19.39% है, जो 19.39% होता है, इतना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उसमें से डेंस फॉरेस्ट जो होता है वो 11.48 है, मतलब घना फॉरेस्ट में पूरी तरह जंगल, मतलब बोलते हैं ना पूरा घना फॉरेस्ट है। ओपन मतलब जो खुला हुआ है, जो उतना डेंस नहीं है, जो इसका मतलब वो कम कम डेंस है, मतलब वो उतना घना में नहीं है, ओपन फॉरेस्ट है 7.76। और मैनग्रोव जो होता है 0.15, ये स्पेशली सुंदरबन बेल्ट में फाइंड होता है। इसमें होता क्या है, ये एक तरह का प्लांट ही बोल सकते हैं या मैनग्रोव बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ये एक तरह से कार्बन सिंक है, ये बहुत अच्छा फिल्टर करता है ऑक्सीजन को, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ है हवा में। और इसका जो जड़ होता है ना, रूट होता है ना, बहुत लंबा होता है, और ये पानी के अंदर होता है, मर्सी लैंड में फाइंड होता है। और इस सलाइन जो पानी का होता है उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है मैनग्रोव। तो एक फॉरेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से है, हाँ, ये एक रिपोर्ट है, उसमें बता रहा है कि किस तरह हमारा फॉरेस्ट ना गिरते गया, स्पेशली कॉलोनियल टाइम से, जब ब्रिटिश राज था उस समय फॉरेस्ट का रेट गिर गया, फॉरेस्ट का मतलब रेंज गिर गया। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो था वो बहुत तरह, मतलब बहुत बुरी तरह फॉल किया, बहुत ज़्यादा उस समय डिफॉरेस्टेशन हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा हंटिंग हुआ, पोचिंग हुआ। तो लोग उस समय शौक से करते थे हंटिंग, राजा महाराजा। और उसमें फिर पोचिंग भी होने लगा, मतलब इलीगल स्मगलिंग और इलीगल हम लोग मार के बेचने लगे। तो इस तरह से ना फॉरेस्ट का फॉल डाउन हुआ। तो वही बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। बीच में थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा था, लेकिन वो जनरली फॉल ही हुआ था हमारा जो भी है कंट्री में। अगला देखिए, ये डेटा है, उसमें बता रहा है कि 81,000 मतलब 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना। फोना का मतलब क्या बताए थे, एनिमल का स्पीसीज कितना है, 81,000 तरह का जानवर पाया जाता है, स्पीसीज। उसमें से 47,000 क्या है, फ्लोरा, मतलब 47,000 उसमें प्लांट्स एनिमल्स है, सॉरी प्लांट्स है, ये मतलब पेड़ पौधा का स्पीसीज है। 15,000 क्या है, फ्लावरिंग, जिसमें फूल आता है, जिसे बोलते हैं गुलाब का फूल या गेंदा का फूल या कोई भी फूल आता है, उसमें रोज फूल या मैरीगोल्ड, उसमें फूल आता है। बाकी बहुत सारा है जिसमें फूल नहीं आता है, लेकिन वो स्पीसीज ऑफ प्लांट में आता है। उसके बाद क्या बोलता है कि 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, मतलब मादा। मैमल्स का मतलब जो बर्थ देता है, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया,
फिर आपको और कौन को बताइए, तो मैमल्स में आता है ब्लू व्हेल आता है। उस तरह के मैमल्स है जो 79 आपको स्पीसीज है। फिर 44 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। फिर 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब इसको बोलते हैं जो रेंगता है, जैसे कि छिपकली हो गया, या फिर उसको बोल सकते हैं सांप हो गया, स्नेक हो गया। फिर 3 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, जो दोनों जगह रहता है, जमीन पे भी और पानी में भी, जैसे कि क्रोकोडाइल, फ्रॉग। अब आता है जो बता रहे स्पीसीज का टाइप, तो इसको बांटा कौन है स्पीसीज का टाइप, जो पहले आपको हम बता रहे थे पहले स्लाइड में कि IUCN एक है बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो पार्ट ऑफ UN नहीं है, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये देखिए जो ये लिखा हुआ ब्लू लाइन में, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है, ये क्या है, ये आपको एक UN का बॉडी है जो आपको स्पीसीज का टाइप बांटा है, मतलब जो कि कौन कौन सा स्पीसीज किस किस कैटेगरी में आएगा। तो पहला स्पीसीज है नॉर्मल स्पीसीज, नाम से समझिएगा, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस आप इसको समझ लीजिए। नॉर्मल स्पीसीज मतलब नॉर्मल है, मतलब इसका जो लाइफ है यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं मतलब नॉर्मल है। तो नॉर्मल का मतलब है कि वैसा स्पीसीज जिसका जो पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक है, अच्छा मात्रा में, अधिक मात्रा में है, उसको कोई थ्रेट नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है, उसके सर्वाइवल पे, उसके रहने पे कोई खतरा नहीं है, उसका स्पीसीज अच्छे क्वांटिटी में है, अच्छे मात्रा में है, और वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी लाइफ को जी रहा है। तो वही बोल रहा है कि द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल एंड देयर सर्वाइवल इज विदाउट थ्रेट, मतलब उसको कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई भी खतरा नहीं। जैसे एग्जाम्पल पे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कैट है, डॉग है, कैटल हो गया, फिर आपको ट्री में हो गया सेल ट्री है, पाइन ट्री है, रोडेंट्स चूहा हो गया। तो इस तरह का नॉर्मल स्पीसीज को बोलते हैं। अगला क्या, इन डेंजर, नाम से समझिएगा, लाल है, देखिए इसको, ये पूरा रेड रेड है, मतलब ये इन डेंजर जहां लग गया मतलब ये खतरा, मतलब ये इसका मात्रा बहुत कम है, मतलब इतना कम है कि अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक अप्रोक्स की 50-100 है, अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो वही बोला इन डेंजर, तो वैसा स्पीसीज की जो खतरा के कगार पे है, उसका लाइफ, उसका पॉपुलेशन बहुत कम है और वो नियर टू एक्सटिंक्ट है, अब खत्म होने ही वाला है अगर उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो। और सबसे बड़ा बात कि उसको थ्रेटेंड है, उसको लोग ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको बेच रहे हैं या वो थ्रेटेंड हो रहा है। तो वही बता रहा है कि उसका नेगेटिव फैक्टर है, उस पर वो उसका मात्रा कम है और कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो जाएगा अगर उसको ध्यान नहीं रखे तो। एग्जाम्पल पे क्या क्या है, ब्लैक बग है, क्रोकोडाइल है, इंडियन राइनो है, टेल्ड मैक्यूक्यू है, संगल है, लायन है और टाइगर, ये सब क्या इंडेंजर्ड है। अगला आता है वल्नरेबल, नाम से समझिएगा, वल्नरेबल का मतलब इसका मात्रा कुछ ज़्यादा है कंपेयर टू इंडेंजर, ये भी इसका भी कहानी इंडेंजर के टाइप का ही लेकिन उससे अच्छा है। मतलब वल्नरेबल मतलब कि ये भी खत्म की ओर पे है लेकिन इंडेंजर से अच्छा मात्रा में, मतलब अगर इंडेंजर 50 है तो ये 150 हो, मतलब कुछ उससे ज़्यादा है। तो वैसा स्पीसीज की उसका मात्रा भी धीरे धीरे घटते जा रहा है, वल्नरेबल है, और उसको भी, उसका स्पीसीज को भी खतरा है, थ्रेटेंड है, उसका भी पॉपुलेशन कम मात्रा में, इंडेंजर के कैटेगरी में कभी भी आ सकता है अगर उस पर लोग ध्यान नहीं रखे तो, उसको हम लोग अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो। इसका एग्जाम्पल क्या, ब्लू सीप है इसका एग्जाम्पल, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सब क्या है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अगला क्या, रेयर, आप नाम से याद रखिएगा, रेयर मतलब बोलते हैं ना कि अरे भाई आजकल तुम बहुत रेयर दिखता है, तुम बहुत रेयर आता है, मतलब बहुत कम दिखना, मतलब ऐसा स्पीसीज की जो बहुत कम मात्रा में है, जो बहुत कम दिखता है, वो उसका लाइफ को थ्रेटेंड है, खतरा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर उसको नहीं बचाएंगे तो वो पहले क्या हो जाएगा, इंडेंजर, मतलब वल्नरेबल होगा, फिर वो इंडेंजर में आ सकता है, फिर एट द एंड में वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि रेयर स्पीसीज वैसा स्पीसीज है कि जो वो मूव कर सकता है इंडेंजर में और वल्नरेबल में, अगर उसको हम लोग ध्यान नहीं रखें, उसको अगर हम लोग हिफाजत नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करते हैं तो। इसका एग्जाम्पल क्या है, हिमालयन ब्राउन, वाइल्ड एसेटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल, ये सब ऐसा एनिमल्स है जो इस कैटेगरी में आता है। अगला क्या, एपिडेमिक, एपिडेमिक कैसे याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी कोरोना पेंडेमिक, तो पेंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर क्या समझिए। पेंडेमिक का मतलब पूरा वर्ल्ड, कोरोना में क्या था, पूरा वर्ल्ड में था, और एपिडेमिक मतलब किसी खास एरिया में, जैसे कि झारखंड में है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो एपिडेमिक का मतलब ऐसा है कि जो ऐसा स्पीसीज है जो प्लांट और एनिमल का जो स्पेशली किसी खास एरिया में फाइंड होता है, जैसे कि कोई झारखंड में फाइंड हुआ या अंडमान में कहीं कोई खास एरिया में फाइंड होता है, तो वही बताया हो रहा है इसमें, वही बताया जा रहा है कि द स्पीसीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में फाइंड हो रहा है, किसी आइसोलेटेड एरिया में, कहीं कुछ खास एरिया में, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में, उसको बोलते हैं हम लोग एंडेमिक स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या है, अंडमान टील,
निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये सब क्या है, स्पीसीज है जो किसी खास जगह बता रहा है। कोई बता रहा है अंडमान में है, कोई बता रहा है निकोबार में है, कोई बता रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये खास पेंडेमिक है, सॉरी एपिडेमिक है, जो उस एरिया में फाइंड हो रहा है। अगला क्या, एक्सटिंक्ट, नाम से क्लियर है, खत्म हो चुका है, खत्म, एक्सटिंक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल पे क्या, एसेटिक में होगा, एसेटिक चीता है, पिंक हेडेड क्या डक है, ये सब ना एक्सटिंक्ट हो गया है। इसको हम लोग ध्यान नहीं रख पाए, इसको कंजर्व नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे इसका मात्रा कम हुआ कम हुआ कम हुआ, लास्ट में इसका लाइफ को इतना ज़्यादा थ्रेटेंड हो गया कि ये खत्म ही हो गया। तो वही बताया जा रहा है कि वैसा एनिमल जो आप कहीं नहीं फाइंड होता है, कहीं नहीं फाइंड होता पूरे वर्ल्ड में भी नहीं, और ना तो आपको फाइंड होता है कहीं आपको किसी कंट्री में, ना तो किसी कंटिनेंट में, ना तो किसी लोकल एरिया में, कहीं नहीं, वो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अगला क्या, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये तो हर चैप्टर के हर टॉपिक में आता है, डिप्लीशन कैसे खराब हो रहा है, कैसे डिग्रेड हो रहा है। आखिरकार फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कैसे खत्म हो रहा है, आप ही बताइए। उसको हम लोग हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधा को हम लोग काटते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, घर बना रहे हैं, फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड बनाते हैं तो पेड़ काटते हैं, या फिर हम लोग रेलवे का पटरी जो बिछा रहे, एक्सपेंड कर रहे हैं रेलवे लाइन्स, तो उस समय भी हम लोग क्या है, पेड़ को काटते हैं। तो वही बता रहा है कौन कौन सा फैक्टर है, हम लोग क्यों मतलब डिप्लीट हो रहा है, मतलब क्यों हम लोग डिप्लीट कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर क्या है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा उसका ज़रूरत बढ़ चुका है कि ह्यूमन बीइंग अपना इच्छा को पूरा करने के लिए, अपना मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है ना, उसका वुड इस्तेमाल करता है, बार्क मतलब छिलका, लीव्स पत्ता, रबड़, मेडिसिन, बहुत सारा ना मेडिसिन प्लांट होता है, उसको भी लोग इस्तेमाल कर रहा है। एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं ना, कम यूज़ करें तो ठीक है, एक वर्ड है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सस्टेनेबल यूज से करेगा तब तो अच्छा है कि हम भी यूज कर रहे हैं और मेरा फ्यूचर आने वाला भी जनरेशन यूज कर पाएगा। लेकिन हम लोग इतना एक्सेसिव यूज कर दे रहे हैं कि वो बच ही नहीं रहा है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर दे रहा है। इससे फूड के लिए यूज हो रहा है, डाइज मतलब होता है वही गम्स और रेसिन टाइप का होता है कुछ चीज़ जिससे हम लोग गम बनाते हैं, रबर है, फॉडर है और मैनुअर, ये सब चीज़ है ना, इतना यूज़ कर रहे हैं उससे मेरा क्या, फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है। फिर एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज लाइन, हम लोग रेलवेज लाइन को बिछा रहे तो पूरा पूरा पेड़ काट देते हैं, क्योंकि पटरी कैसे बिछेगा। फिर एग्रीकल्चर करते हैं, कमर्शियल एंड साइंटिफिक खेती कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा फॉरेस्ट्री हो रहा है, बहुत सारा माइनिंग हो रहा है, तो जहाँ माइनिंग कर रहे हैं वहाँ भी हम लोग पूरा पूरा पेड़ को काट देते हैं। तो ये सब क्या है, फॉरेस्ट का डिप्लीशन ही तो हो रहा है, इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल अनबैलेंस ही तो हो रहा है। इसी के चलते ना ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, हीट वेव हो रहा है, सारा का सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या है, बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत सारा, जैसे बोलते हैं ना, कहीं मॉल बन रहा है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं स्टेडियम बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, तो बड़ा बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधा को काटा जा रहा है। तो वही बता रहा है कि कैसे कैसे ये सब हैम्पर कर रहा है। और आज भी बात फैक्ट है कि रिसोर्सेज का ना बंटवारा इक्वली नहीं हुआ है, अमीर लोग के पास ज़्यादा रिसोर्स है, गरीब के पास कम रिसोर्स है। तो वही बता रहा, इनइक्वालिटी इन द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। अगला पॉइंट क्या है कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन। वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया जीव जंतु जो जानवर है, तो ह्यूमन ही फैक्टर, इसका ह्यूमन भी फैक्टर है और कुछ नेचुरल भी है, अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया या वल्केनो हो गया या फ्लड आ गया, लेकिन ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं फैक्टर है, अच्छा फैक्टर, मतलब अच्छा मतलब कि बहुत बड़ा फैक्टर बोल सकते हैं। हंटिंग एंड पोचिंग, पहले ये समझिए हंटिंग का मतलब क्या और पोचिंग का मतलब क्या। हंटिंग का मतलब होता है कि प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, मजा के लिए हंटिंग करते हैं, बोलते हैं राजा गए शिकार करने, मतलब वो ऐसे ही शौक से मार रहे हैं, हम इतना मार दिए, 50 ठो मार दिए। पोचिंग का मतलब होता है कि जब बेचने के लिए करते हैं, मतलब फॉर इकोनॉमिकल पर्पस, उसका हम स्किन बेच रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इसका स्किन बहुत कॉस्टली बिक रहा है, हाथी का दांत बहुत महंगा है, मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो वो स्मगलिंग कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, जब उसको लोग बेचते हैं जब पैसा के, उसको बोलते हैं पोचिंग। लेकिन दोनों से ही नुकसान है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को और ऐसा इन्वायरमेंट को। तो जब एक्सेसिव ह्यूमन कुछ भी करेगा तो उससे क्या होगा, हैबिटेट लॉस होगा, मतलब उसका जनजाति खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट का या जानवर का। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रहा है, बहुत सारा वुड और टिम्बर यूज होता है बहुत सारा चीज़ के लिए। पहले का टाइम पे ना पटरी जो बनता था, रेलवेज का जो बीच में होता था ना, इसको बोलते थे स्लीपर, जो बीच में लगता है, जो अभी जो होता है सीमेंट का होता है वाइट वाइट, पहले जो था वो बनता था लकड़ी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ना पेड़ पौधा को काटा गया था। तो उस टाइम से ही पेड़ पौधा का ना मतलब ये फॉल हो गया, पेड़ पौधा का मात्रा कम होने लगा, उसका रेट, उसका जो परसेंटेज है। डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है, कहीं माइनिंग करना है तो वहाँ पे पेड़ पौधा को काटा जा रहा है। फिर मिनरल का कहीं से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। कुछ हम लोग क्या करते हैं, कैश क्रॉप करते हैं। कैश क्रॉप का मतलब कि नगदी फसल को बोलते हैं, जैसे कि जूट का फसल हम लोग कहीं करते हैं, खेती करते हैं, या हम लोग
कॉफ़ी टी का खेती करते हैं, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा को काट रहे हैं। तो ये सब क्या है, मतलब इन्वायरमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। तो वही बताया कि किस किस तरह से हम लोग ना डिस्ट्रक्शन के रूप में जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगला एक वर्ड है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नाम से ही समझिए शिफ्टिंग, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। इसी का नाम है एक और झूमिंग खेती। झूमिंग मतलब झूमना, मतलब एक बार यहाँ है एक बार यहाँ झूम गए। तो ये बहुत खराब इम्पैक्ट डालता है झूमिंग खेती। इसी को बोलते हैं सब्सटेंशियल फार्मिंग। ये इतना खराब, मतलब सॉरी इसको नहीं बोलते हैं ऐसा, मतलब इसका नाम है सिर्फ झूमिंग खेती और इसका नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और भी इसका नाम है बहुत जगह। इसको बेसिकली कौन करता है, इसको करते हैं ट्राइबल लोग करते हैं। इसको कौन करता है, ट्राइबल लोग। वो लोग करते क्या है कि कोई भी खास एरिया में जाएंगे, वहाँ का पहले फॉरेस्ट को काट देंगे, फिर उसको जला देंगे, उसके बाद वहाँ पे खेती करेंगे। उसको जब जला देते हैं, उसको काटते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं मेरा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। जब उसको जलाएंगे तो उससे दो तरह का लॉस होगा। एक तो फॉरेस्ट को काटे ही काटे, साथ में उसको जला भी रहे। पहले उसको जलाते भी है, काटते भी, इसी तरह कुछ हम लोग उसको साफ करते हैं। तो उस समय क्या होता है ना कि उससे धुआं निकल रहा है, तो उससे मेरा पॉल्यूशन भी तो हो रहा है। तो वही बता रहा है कि ये बहुत नुकसान तरह का खेती, मतलब बहुत नुकसानदेह है इन्वायरमेंट के लिए, स्पेशली ये ट्राइब में होता है। इसका नाम एक और नाम है बर्न्ट एंड स्लैश एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग जला के खेती करते हैं, मतलब उस एरिया को पूरी तरह हम लोग साफ करते हैं, जला के या काट के, क्लियरिंग करके फॉरेस्ट को। लेकिन दिक्कत ये कि ऐसे करने से कोई नुकसान नहीं। ठीक है, आप एक जगह की, ये लोग एक जगह नहीं करते हैं। जब तक वहाँ का फर्टिलिटी है, जब तक उस फाइल में उपजाऊ शक्ति है, तब तक यहाँ खेती किए, फिर यहाँ से आ गए यहाँ पे। तो ये जो जगह चेंज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, इस तरह फिर यहाँ आ गए, तो ये जो जगह चेंज करते रहते हैं, उससे मेरा इन्वायरमेंट को नुकसान है ना। आप एक जगह तो नहीं कर रहे हैं, आप जगह जगह बार बार चेंज करते जा रहे हैं। जब बार बार हम जगह चेंज करेंगे तो ये मेरा इन्वायरमेंट को लॉस करेगा और इन्वायरमेंट को हैम्पर करता है। हर जगह हम लोग सेम काम करते हैं। उसको फॉरेस्ट को हम लोग पहले जलाएंगे, हटाएंगे, फिर खेती करेंगे, तो इससे मेरा नुकसान है। तो वही बोल रहा है बर्न्ट एंड स्लैश एग्रीकल्चर के चलते भी इन्वायरमेंट में आपको क्या लॉसेस है, डिस्ट्रक्शन है। बहुत सारा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे देश में। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं करना है कि उससे मेरा कन्फ्लिक्ट हो जाए, इन्वायरमेंट वर्सेस, मतलब नेचर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, वैसा भी नहीं करना है। ऐसा करना है कि बैलेंस रहे। तो इसके चलते भी मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान है। रिवर वैली बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो यही सब चीज़ है डिस्ट्रक्शन के कारण। अब फॉरेस्ट का बंटवारा हुआ है। फॉरेस्ट को कैसे बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो उसका टाइप है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट है, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक है अनक्लास्ड। ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। देखिए कैसे बांटा गया। रिजर्व से आप नाम समझिए कि आप रिजर्व हो गए, मतलब ये इसमें टोटली अधिकार सिर्फ सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें सिर्फ पूरा का पूरा इसको देखभाल करता है गवर्नमेंट, इसका टेक केयर करता है, और ये पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र में आता है गवर्नमेंट का। तो ये कितना है, मोर ऑफ द हाफ एरिया ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मतलब जितना हमारे पास एरिया है ना, आधा से अधिक तो सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट है। तो ऐसा है जहाँ पे वैल्यूबल गुड्स है, मतलब जहाँ पे वैल्यूबल क्या स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसको हम लोग सेव करते हैं। वहाँ पे कोई भी जाके हंटिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ, यहाँ तक कि आप वहाँ पे घूमने भी नहीं जा सकते। तो वैसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उसको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तरांचल में, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है। अगला क्या है, प्रोटेक्टेड, मतलब जो बचाया हुआ है। नाम से ही क्लियर है, प्रोटेक्टेड मतलब इसको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कौन लोग कर रहे हैं, इसमें सरकार का भी हाथ, मतलब गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है, साथ में इसमें ट्राइबल लोग भी कर रहे हैं। दोनों का इसमें हेल्प है। इसमें ट्राइबल लोग हंटिंग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जाके पेड़ पौधा से फल को तोड़ते हैं, या फल यूज करते हैं, या वुड्स यूज करते हैं, फायर वुड के लिए, अपना जो डेली लाइफ के लिए वुड है, उससे फिर फ्रूट्स है, लीव्स है, बार्क्स है, लेकिन थोड़ा बहुत, एक्सेसिव नहीं। क्योंकि ये चीज़ उसको मालूम है, ट्राइब को, जो भी आदिवासी लोग हैं, कि ये चीज़ मेरा है, क्योंकि इससे हमको खाना मिल रहा है, इससे मेरा घर चल रहा है, तो इसको हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, हमको जितना ज़रूरत है उतना ही ले। तो ये लोग कहीं ना कहीं सस्टेनेबल वे से यूज करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया वैसा एरिया होता है जहाँ पे सरकार भी हेल्प कर रहा है, मतलब जहाँ पे सरकार भी बचा रहा है फॉरेस्ट को, और इनको भी राइट दिया है ट्राइबल को, जो भी आदिवासी, कि आप भी जाके इसमें हंटिंग कर सकते हैं, फल वूल जो भी है, फल लकड़ी वकड़ी आप भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड वे में। तो इस तरह से इसमें दोनों लोग का अलाउड है। ये कहाँ है, बिहार में है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान में, इस तरह का एरिया में। लास्ट आता अनक्लास, इसके मतलब इसका कोई क्लास नहीं, इसमें हर लोग अलाउड है। हम भी अलाउड है एज अ प्राइवेट बॉडी,
एज अ कम्युनिटी भी अलाउड है, मतलब जहाँ पे सोसाइटी वो भी अलाउड है और गवर्नमेंट भी अलाउड है। यहाँ पे स्टेक होल्डर बहुत लोग हैं, स्टेक होल्डर मतलब जो जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि तो यही चीज़ है। ये मेनली वेस्टलैंड मतलब ये ऐसा कुछ खास एरिया नहीं, तो मतलब वेस्टलैंड मतलब कि बेकार लैंड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उतना उसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इस पर सब लोग का अधिकार है, इसमें जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। बाकी जगह अलाउड नहीं होता, बाकी जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो ये सब कहाँ पाया जाता है? ऑल नॉर्थर्न स्टेट में, स्पेशली उधर। फिर आपको कुछ एरिया गुजरात का है। तो ये सब अनक्लास है। इसको मेनली कौन मैनेज करता है? तो इसको मैनेज करता है सोसाइटी ऑफ लोग मैनेज करते हैं, मतलब ग्रुप करते हैं मैनेज, कम्युनिटी मैनेज करता है। तो यही क्या है इसका अनक्लास फॉरेस्ट। अगला देखिए क्या है, कंजर्वेशन। सबसे बड़ा चीज़ तो बचाना ही होगा ना, पहले भी आया था कि कंजर्वेशन है तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो हम लोग टाइम पे हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव आ रहा है और फ्लड आ रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, अचानक पानी पड़ने लगता है। ये सब क्या है? ये सब एक प्री वार्निंग है कि अगर आप अर्थ को नहीं बचाइएगा तो अर्थ एक दिन खत्म कर देगा और सब लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये बोला कंजर्वेशन कैसे बचाना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप कैसे बचाइए? आप ही बताइए। सबसे पहला कि हम लोग जानवर को मारेंगे नहीं, पेड़ पौधा हम लोग लगाएंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे पेड़ पौधा का, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो वही सब कुछ फैक्टर जो हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन करना, उसका इकोलॉजिकल जो है, मतलब इकोलॉजिकल मतलब कि जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं उसमें जो भी इकोलॉजिकल है डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, और उसका जेनेटिक जो भी है डाइवर्सिटी उसको बचाना। अगला पॉइंट क्या है कि बहुत सारा इंडिया में ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाके 1972 में 1972 में बहुत सारा एक्ट पास हुआ कि हमको स्पीसीज़ को बचाना है, एनिमल के स्पीसीज़ को, प्लांट के स्पीसीज़ को, सब लोग को बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक दिन खत्म हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, अर्थ के लिए नुकसान है, पूरा वर्ल्ड के लिए नुकसान है, इकोलॉजिकल अनबैलेंस हो रहा है। तो किस तरह से प्रोटेक्शन एक्ट बना, फिर बहुत सारा गवर्नमेंट ने उसमें पॉलिसीज बना, उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास किया, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर बहुत फेमस होगा, आप नाम सुने होंगे प्रोजेक्ट टाइगर का। फिर उस समय क्या आया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, अंडर वाइल्ड लाइफ 1980 में आया था, 1986 में आया था। उसमें मेन मोटो क्या था कि बचाना। उसमें ना सेवरल हंड्रेड ऑफ बटरफ्लाई, बताइए कि उसमें बहुत सारा ना बटरफ्लाइज को बचाया गया, बहुत सारा मोथ एक तरह का कीड़ा है होता है, फिर एक बेटल, इस तरह का चीज़ को लोग को, फिर ड्रैगन फ्लाई जिसे बोलते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई को क्या बोलते हैं जो बच्चा लोग पकड़ता है, तितली, बहुत सारा स्पीसीज जो है ना उस समय बचाया गया। बहुत सारा उसमें एक्ट पास हुआ, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 1972 में एक फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ 1980 में, फिर 86 में। तो उस तरह से उस समय बहुत कुछ बचाया गया, बटरफ्लाइज को, ड्रैगन्स को, बहुत सारे स्पीसीज को बचाया गया ताकि एक इकोलॉजिकल मेंटेन रहे और मेरा डाइवर्सिटी बच पाए। इस तरह का बहुत सारा एक्ट पास हुआ था। फिर बहुत सारा ऐसा भी हुआ था, पहला बार पूरे इंडिया में पहला बार हुआ था कि 1991 में, 1991 में, कि पहला बार प्लांट के स्पीसीज को भी बचाने लगा। उस पर भी एक्ट लग गया कि इसको भी आप अगर नुकसान पहुंचेगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको खतरा है, अगर ऐसा करने से आपको जेल हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। पहला बार प्लांट के तो होता था, मतलब एनिमल को, अब प्लांट के स्पीसीज को भी इस कैटेगरी में रख दिया गया। और उसमें 6 स्पीसीज था प्लांट का, मतलब 6 स्पीसीज जो प्लांट को बचाने के लिए 1991 में एक्ट पास हुआ। एनिमल तो बचाना ही है, उसमें एक्ट आ गया था, साथ में जानवर को भी बचाना था ही, साथ में एनिमल को भी बचाने लगे, सॉरी मतलब प्लांट को, सॉरी। तो इस तरह से ना स्पीसीज कितना ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में चेंजेस किया एक्ट में, ताकि मेरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो सके। अब यहाँ एक रोल है कम्युनिटी का, कैसे रोल है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन दोनों, देखिए सी याद रखिएगा। तो अब देखिए कि कम्युनिटी का क्या रोल है कंजर्वेशन करने में, यही बताया जा रहा है। तो कम्युनिटी ना, कहीं भी कम्युनिटी या सोसाइटी जो है बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स है, इसके चलते ही हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही बताया कि कम्युनिटी ने आगे बढ़ा और अपना मतलब लोगों को अवेयरनेस फैलाया, कैंपेन चलाया कि हमको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना है। क्योंकि उस समय तक गवर्नमेंट भी बहुत सारा एक्ट पास कर दिया था, 1980 में, 1991 में बहुत सारा एक्ट पास हो गया था। 1972 फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें इंडिया भी बहुत सारा आगे मतलब एक्ट पास कर दिया था, और साथ में उसमें लोग में भी अवेयरनेस आया। तो वही है, बहुत सारा कम्युनिटी ने आगे बढ़ा और हेल्प किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के एरिया में है, वो प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया था, मतलब वो प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब वो वाइल्ड लाइफ एक्ट में आ गया था कि वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, हंटिंग तो छोड़ दी, हंटिंग पोचिंग तो बहुत बड़ी बात हो गया, आप वहाँ पे उस एरिया में जा भी नहीं सकते, इतना रिस्ट्रिक्ट मतलब हो गया था वहाँ पर, इतना टाइट एक्शन हो गया था। लेकिन वहाँ पे कुछ माफिया था, माइनिंग माफिया लोग थे, जो गुंडे लोग थे, वो लोग ना वहाँ पे जाके माइनिंग कर रहे थे।
तो सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ के लोग जो थे, इतना अवेयरनेस हो गया लोग में कि वो लोग सबको आ गए और बोले कि नहीं, यहाँ माइनिंग नहीं करना होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और ये टाइगर रिजर्व है, तो इसको बचाने के लिए सरकार ने एक्ट पास किया है और साथ में हम लोग भी एज ए कम्युनिटी इसको नहीं कुछ होने देंगे। तो लास्ट में ये लोग मिल के उसको ना भगा दिए, मतलब इतना सारा लोग एक साथ आ गया कि वो लोग खुद भाग गया। तो यही बता रहे हैं कि ये बेस्ट एग्जांपल है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को कैसे राजस्थान में लोगों ने मिल के बचाया और वहाँ पे माइनिंग के अगेंस्ट में उसके खिलाफ लड़ा और कहा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उसमें फिर सरकार ने इन लोगों का साथ दिया। तो ये एक कम्युनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला देखिए क्या है, ये भी राजस्थान का ही कहानी है। अलवर राजस्थान में क्या हुआ था कि 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है ना, 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड, बताइए 5 गांव मिलके ना दान दे दिया कि ये हम 5 गांव मिलके 12,000 हेक्टेयर जो जमीन है मेरा, हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव कीजिए, इसमें जानवर रखिए, पेड़ पौधा लगाइए, सब कुछ कीजिए, ये हम दे रहे सरकार को। यहाँ तक कि हम लोग भी इसमें हेल्प करेंगे ताकि मेरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंटेन रह सके, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रह सके। नहीं तो कल के डेट में क्या हुआ कि कुछ बचेगा नहीं और सब लोग हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये कितना बड़ा स्टेप है। तो वही बता रहा है कि कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है हर जगह। तो वही बताया जा रहा है कि जब ये फॉरेस्ट लोग इसको दान कर दी 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो ये एक तरह का एक मोटिवेशनल स्टोरी बना, हर लोग के लिए एक इंस्पिरेशन बना कि हाँ ऐसा कम्युनिटी में हमको करना है, ये हमारे लिए सब कुछ है। और इसका नाम दिया गया भैरव देव दकाऊ सोनाचूरी, इसका नाम दिया ऐसा उस फॉरेस्ट का। और इस फॉरेस्ट में ना सिर्फ सरकार ही नहीं, यहाँ की जो लोग थे कम्युनिटी में वो भी मिलके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और इसको बचा रहे थे और सब सारा का सारा हेल्प कर रहे थे, मतलब फॉरेस्ट को डेवलपमेंट करने में और कंजर्व करने में। और वहाँ पे हंटिंग सब मना कर दिया, हंटिंग कुछ नहीं होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक फेमस आप नाम सुने होंगे, चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट, इसका नाम से ही है क्लियर है। चिपको मतलब चिपक जाइए, मतलब जब क्या हुआ था ना कि हिमाचल प्रदेश साइड में अचानक डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा को ना काटने लगा, तो सबको लगा रहे पेड़ पौधा कट रहा है, इसी से हमारा लाइफ है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। तो लोग ना इसके विरोध में खड़ा हुए, इसके अगेंस्ट में लोग वहाँ पे खड़ा हुए, कम्युनिटी के लोग, और जा के ना पेड़ को पे ही ना चिपक जा रहे थे इस तरह से, गोल टाइप का, जिस तरह होता है जिस तरह हम लोग हक करते हैं उस तरह पेड़ को जाके हक कर लेते थे और बोलते थे कि पहले हमको काटेगा तब आपको पेड़ काटने हम देंगे। इस तरह से लोग ना ये पूरा अवेयरनेस स्प्रेड हो गया। तो इस तरह से मेरा बहुत सारा उसमें फॉरेस्ट ना बच गया, कटने से उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट मेरा बच गया। और ये ऐसा स्प्रेड हो गया इतना ज़्यादा कि लोग ना कम्युनिटी में इतना ज़्यादा मतलब ये स्प्रेड हो गया कि इस तरह के वहाँ पे बहुत सारा ना कंजर्वेशन हो पाया और बहुत सारा पेड़ पौधा ना कटने से बच पाया। तो वही बता रहा है ना कि किस तरह कम्युनिटी ने हेल्प किया ताकि मेरा रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। ये बहुत फेमस स्टोरी है वहाँ का। उसके बाद कुछ फार्मर्स लोग का भी एक एसोसिएशन बना, फार्मर लोग का भी एक ग्रुप बना, वहाँ का नाम था बीच बचाओ आंदोलन। मतलब अब उसको ना बीच बचाना, बीच का मतलब होता है सीड, स्पीसीज ऑफ सीड को बचा रहा था, स्पीसीज ऑफ सीड्स। पहले क्या हुआ ना, बीच में हम लोग फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज कर रहे थे, सिंथेटिक जो होता है ना, जो मतलब आर्टिफिशियल बनता है सीड, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उससे क्या है ना, वो नुकसान करता है, इन्वायरमेंट को तो नुकसान करता ही करता है, साथ में हेल्थ को भी नुकसान करता है सीड्स। तो वो सब सीड को बैन कर दिया कि नहीं, हम लोग खुद से बनाएंगे सीड। और लास्ट में ये लोग खुद से इंडिजीनियस अपने देश में सीड बनाए और उसका नाम दिया बीज बचाओ आंदोलन, कि हमको बीज को बचाना है और हमको सिंथेटिक, देखिए सिंथेटिक और केमिकल सीड्स को हमको नहीं यूज करना है। और साथ में ये इकोनॉमिकल भी महंगा है और हेल्थ के लिए भी खराब है और इन्वायरमेंट के लिए तो खैर खराब है ही। फिर एक इंडियन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM के नाम से आया, जो प्रोग्राम लॉन्च किया, जो इसमें इन्वॉल्व था ताकि सीड को हम बचा सके और मेरा फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस तरह से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आगे आया और हेल्प किया फॉरेस्ट को मेंटेन करने में और फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रेड ग्रुप्स, नाम से लग रहा है पवित्र। कुछ पवित्र हमारा देश में ना है, पवित्र मतलब कि हमारा जो है ना हेरिटेज कल्चर बहुत बड़ा चीज़ है हमारा देश में ना, बोलते हैं ना रीति रिवाज बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे कि हम लोग पेड़ को भगवान मानते हैं, हम लोग जानवर को पूजा करते हैं, तो वो सब क्या है, हमारा एक कल्चर है। तो ऐसे भी अगर हम लोग पेड़ को भगवान मानेंगे या पेड़ को हम लोग एज अ कल्चर कर रहे हैं, मतलब एज अ पेड़ हमारा लिए क्या है, उसको हम लोग एज अ ट्रीट कर रहे हैं एज अ गॉड या एज हम लोग उसको सेव करना है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा फॉरेस्ट को भी सेव करेगा और वाइल्ड लाइफ को भी सेव करेगा। क्योंकि इससे हमको एक तो बिलीव है, आस्था है, तो हम लोग उसको पेड़ को काटने नहीं देंगे और हम लोग जानवर को भी हम लोग मारने नहीं देंगे। तो इस तरह का बहुत सारा ना ट्राइबल है जो बहुत सारा आदिवासी लोग है या बहुत सारा कॉमन लोग भी ना ऐसा मानता है, तो लोग उसको बचाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि आम का पेड़ जो होता है उससे पहले लोग शादी करते हैं, जिनका कुछ राशि में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनसे पहले उसका शादी होता है पेड़ से, मतलब आम का पेड़ से।
तो वेडिंग के टाइम पे तो लोग ना आम का पेड़ को बचाता है, उसको काटने नहीं देता, तो ऐसा ऐसा बिलीव है, रीति रिवाज है। फिर हम लोग नीम का पेड़, सॉरी जो पीपल का पत्ता होता है या पीपल का पेड़, उसको हम लोग पूजा करते हैं। तो क्यों, जब उसको पूजा करते हैं, उसको हम भगवान मान रहे, तो उसको हम लोग मारने नहीं देंगे, उसको हम लोग काटने नहीं देंगे, तो उसको हम लोग सेव करेंगे। तो वही बता रहा है कि कम्युनिटी कैसे रोल प्ले कर रहा है, कम्युनिटी और खासकर जो हमारा बिलीव है, कल्चर है और हमारा जो ट्रेडिशनल है, जो हमारा रीति रिवाज है, वो कैसे बचा रहा है पेड़ पौधा को, वही बताया जा रहा है। जैसे कि लंगूर है, बहुत सारा बंदर आता है, तो उनको हम लोग भगवान का रूप मतलब भगवान के रूप में उसको मानते हैं, उसको हम लोग खाना खिलाते हैं, उसको हम लोग मारते नहीं है एज ए हनुमान जी। तो उसको क्या करते हैं, हम उसको सेव कर रहे हैं। मतलब वही बता रहा है कि बहुत सारा जो हमारा कल्चर है, रीति रिवाज है, वो भी कहीं ना कहीं कंजर्व करता है जानवर को और पेड़ पौधा को। जैसे कि तुलसी जी का पत्ता होता है, वो क्या है, वो बहुत अच्छा मेडिसिन प्लांट है, उसको हम लोग पूजा भी करते हैं और हम लोग साथ में और क्या करते हैं, उससे हम लोग अगर उसको हम लोग गर्म करके पानी में पी लेते हैं, तो हमारा जो गला का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार। तो ये बहुत अच्छा है ना मेडिसिन प्लांट, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको इन्वायरमेंट से मिला है। तो वही बोल रहा है कि सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। और सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ क्या है, कल्चर है हमारा, रीति रिवाज है, तो उससे भी सेव होता है। तो वही बता रहा है सेक्रेड ग्रुप्स कि बहुत सारा ना ओल्डर ट्राइब है जिसको ये बिलीव है कि हमको फॉरेस्ट को बचाना होगा, और ये हमारा कहीं ना कहीं कल्चर से, बिलीव से जुड़ा हुआ है। फिर बहुत सारा है जो मुंडाज है, संथालीस है, ट्राइबल जो भी ट्राइबल्स के लोग हैं, निपुर जो नागपुर रीजन में या छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो झारखंड में आता है, वहाँ पे लोग महुआ को करते हैं पूजा, फिर कदमा के पेड़ को पूजा करते हैं, फिर मैंगो का यूज होता है, बोलते ना शादी में लोग उसको करते हैं पूजा, और बहुत सारा चीज़ ऐसा। तो ये सब एक बिलीव है जो सेव करता है इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं। अगला देखिए ये क्या है कि कौन कौन सा स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेव करने के लिए। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हम बताए 1972 में बहुत सारा एक्ट आया, फिर 1980 में आया, फिर 1991 में आया कि किस तरह हमको फॉरेस्ट को बचाना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को उसको हैम्पर होने नहीं देना, उसको सेव करना। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर जो 1972 में आया था, 1973 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया है। इसके बीच में हमारा मेन एम यही था कि हमको टाइगर को बचाना है, उसको हंटिंग और पोचिंग होने नहीं देना है। उसी बीच में इसमें एक्ट पास हुआ, अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसको फाइन है और उसको जेल भी हो सकता है, उसको सजा भी होगा। उसी बीच में ये लॉन्च हुआ था जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट था, तभी लॉन्च हुआ था उस समय। और उस समय इसका मेन मोटो यही था कि हमको टाइगर का ना पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। सबसे पहला बात, उस समय टाइगर का मात्रा बहुत कम हो गया, मतलब टाइगर का ना पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था उसमें। और सबसे बड़ी बात कि ये टाइगर जो है ना हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है, जिसको हमको ऐसे भी सेव करना होगा, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा राष्ट्रीय क्या है, जानवर है। तो इसके लिए भी बहुत सारा उसमें पॉलिसी बना, बहुत सारा एक्ट पास हुआ, उसी के नाम से ये प्रोजेक्ट टाइगर है कि सिर्फ टाइगर को बचाना। उसमें हर स्पीसीज पे हम लोग का ध्यान था, हर स्पीसीज पे, लेकिन स्पेशली था प्रोजेक्ट टाइगर। उसमें बहुत सारा ना क्या बना, वाइल्ड लाइफ, मतलब उसमें बहुत सारा टाइगर रिजर्व बना, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, फिर आपको बांदीपुर, फिर आपको पेरियार के लिए बहुत सारा टाइगर रिजर्व उसमें बना, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, बहुत सारा उसमें ये बना ताकि हम टाइगर को सेव कर पाए। उसके लिए एक स्पेशल बफर जोन बना कि इस एरिया में आपको आना ही नहीं है, हंटिंग पोचिंग तो भूल की बात, बहुत दूर की बात हो गया, आपको उस एरिया में आना ही नहीं है, इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। तब जाके आज के डेट में मेरा थोड़ा सा टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा है। तो यही सब इतना इतना प्रोसेस हुआ, इतना इतना सब मेरा एक्ट पास हुआ, ये सब मेरा प्रोजेक्ट आया ताकि मेरा हम जानवर के लाइफ को और वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचा पाए। फिर एंटी पोचिंग एक्ट, मतलब आप बेच नहीं सकते कुछ भी, बहुत सारा एक्ट आ गया। फिर क्या, स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, फिर फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट बना, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, फिर नेशनल बना, फिर स्टेट का भी बना, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट आया। फिर कहा गया कि अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग आर्मी को भी हेल्प लेंगे अगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। फिर लास्ट में पुलिसिंग है। फिर बहुत सारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी आया ताकि उस एरिया को बचा पाए। जो लोग इलीगल तरह से स्मगलिंग करता है ना, इलीगल तरह से पेड़ पौधा को काट के बेच रहा है, खासकर चंदन का लकड़ी जो होता है, रेड वुड्स को बोलते हैं, रेड सैंडलवुड बोलते हैं, या फिर बहुत सारा जानवर को मार के बेचता है, जैसे कि पेंगुलिन हो गया, बहुत सारा ऐसा होता है, हाथी का दांत, उस सबको रोका गया और सबको ना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बहुत सारा लॉ बना, एक्ट पास हुआ, और बहुत सारा कंजर्वेशन सोसाइटी बना। मतलब उस टाइम पे बहुत सारा ऐसा एनजीओ आ गया है जो मतलब सोशल सर्विस करता है, जो एनजीओ है बहुत सारा, उसमें आगे आके ऐसा ऐसा काम किया, नहीं हम जानवर को बचाएंगे फर्स्ट। उसमें बहुत सारा एक्ट बना, उसमें बहुत सारा पॉलिसीज आया, और उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लोग भी आ गए कि हमको अब
बचाना है, वाइल्ड लाइफ को सेव करना है। उस समय लोग में ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल गया, लोग में कैंपेन हुआ। तो इस तरह से ना एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा ना लोग में इतना ज़्यादा ये मतलब समझदारी आ गया कि हाँ फॉरेस्ट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को, तब जाके अभी मेंटेन हो पाया है। नहीं तो जिस स्पीड से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा था, आज के डेट में सब खत्म हो जाता और हम लोग भी साथ में खत्म हो जाते। तो वही बताया जा रहा है कि किस तरह हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाए। बहुत सारा एक्ट पास करके, बहुत सारा प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारा एनजीओ से हेल्प किया, बहुत सारा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना। तो वही बताया है, इसका थीम है सेव अर्थ सेव लाइफ। आप खुद समझदार है, अगर आप सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप खुद समझिए। आप एक सिटीजन है इंडिया का, आप एक मतलब अच्छे नागरिक है, तो आपको एक पेड़ लगाना चाहिए हर साल या हर अपने बर्थडे में। इससे क्या हुआ, अर्थ में कहीं ना कहीं आप एक बड़ा होंगे जब तक, तब तो पेड़ आपका भी बड़ा हो जाएगा। तो मतलब सेव अर्थ सेव लाइफ कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ कोई भी अगर आपको कहीं समझ नहीं आया, कोई भी आपको लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक रहा या कुछ ऐसा कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ भी ऐसा नया पढ़ना है या कुछ भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच।